Hello students, welcome once again. In this video we will going to discuss about the Gini's coefficient. In first part we have already discussed about the Lorentz curve, about its construction, and in this we will discuss about the Gini's coefficient. इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट, सटीक मेजरमेंट हम लोग इनइक्वलिटी का, किसी भी कंट्री में इनइक्वलिटी का सटीक मेजरमेंट कर सकते हैं. लॉरेंज कर्व के हेल्प से हम लोग रिलेटिव उसको किसी से कंपैरेटिव स्टडी कर पाते थे, लेकिन गिनी कोफिशिएंट में हम लोग उसका फार्मूला के हिसाब से हम लोग उसको सटीक उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि गिनीस कोफिशिएंट है क्या और कैसे उसको निकाला जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें देखिए कि गिनी कोफिशिएंट होता क्या है. नाउ गिनी इंडेक्स और गिनी कोफिशिएंट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट कोरेडो गिनी इन 1912. ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है ना, जो कि इनइक्वलिटी को मेजर करता है, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द कोरेडो गिनी. 1912 में उनके द्वारा डेवलप किया गया था. एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड एज ए गॉज, मीन्स इक्विपमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को मेजर करने के लिए, मेजरिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और लेस कॉमनली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एमंग पॉपुलेशन. मीन्स इनइक्वलिटी इन इनकम है ना, इनइक्वलिटी इन वेल्थ, ये सबको मेजर करने के लिए ये गिनी कोफिशिएंट को यूज़ किया जाता है. And it is sometimes expressed as a percentage ranging between 0 to 100. जब इसको हम परसेंटेज में देखते हैं तो परसेंटेज जो होता है वो वैरी करता है 0 से लेके 100 के बीच में. और in practice both extreme values are not quite reached. लेकिन रियल लाइफ में, मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में, ना ये इसका वैल्यू 0 होता है ना इसका वैल्यू 100% होता है. इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री में एकदम इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और ना ही ऐसा होता है कि किसी एक के पास पूरा इनकम है और रेस्ट 99% जो होते हैं है ना, वो बिल्कुल विदाउट इनकम होते हैं. ऐसा भी नहीं होता है. तो ये जो 0 to 100 का जो रेंज है, और इसका ये 0 और 100 जो कि दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये कभी भी रियल लाइफ में नहीं मिलता है. एंड द गिनी कोफिशिएंट इन गिनी इंडेक्स एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर बिटवीन 0 to 1. जब इसको हम गिनी इंडेक्स में देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 के बीच में, जिसको अभी हम डिटेल में पूरा आपको समझाएंगे. तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे ऑफ छूट गया. ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कर सकते हैं. In earlier video I have told you about the Lorentz curve. So I am again draw the Lorentz curve here. इससे आप लोग को समझने में आसानी होगी. This is line of equality, that is of 45 degree, line of equality. ठीक है, and this is Lorentz curve. ये Lorentz curve है. ठीक है, इसको हम नाम दे दिए 0, B, इसको दे दिए C.
इसको हम नाम दे देंगे, मान लिया ओ पी क्यू, ये नाम दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डेविएशन हो रहा है, तो ये कर्व जो है इस रीजन को, ओ पी क्यू रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी। अब हमको गिनी कोफिशिएंट निकालना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस बी। ये गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। ए यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे, जब ये दोनों पोर्शन को जोड़ देंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो उनको क्या निकल जाएगा, गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉरेंज कर्व का दो एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। लॉरेंज कर्व हैज टू एस्पेक्ट्स। इफ all has same income, or if one has all income। This is what I am talking about the extreme values, जो अभी मैंने बताया आपको 0 to 1 या 0 to परसेंटेज में देखेंगे तो 0 to 100 के बीच में देखेंगे। तो लॉरेंज कर्व का दो एस्पेक्ट्स होता है, जैसे इफ़ ऑल हैज़ सेम इनकम, यानी कि सारे, पहले इसको समझ लें, इफ़ ऑल हैज़ सेम इनकम, सारे लोगों का इनकम जो है वो बराबर है ना। तो आप ये देख सकते हैं जब सारे लोगों का इनकम बराबर है तो उसका लॉरेंज कर्व कहाँ होगा, है ना। तो जब सारे लोगों का इनकम बराबर है तो उसका जो लॉरेंज कर्व होगा कुछ इस पर ही ओवरलैप करेगा, यानी कि लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाइन ऑफ इक्वालिटी भी है, और इफ ऑल हैज सेम इनकम तो क्या होगा, लॉरेंज कर्व भी इसी के ऊपर होगा। तो जैसा कि उस समय गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, है ना। गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर मान लिया ये, इसको भूल जाइए, ठीक है। जब इसका ए का वैल्यू क्या होगा, यानी कि जो लॉरेंज कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, तो वो क्या है, वो तो 0 है, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा हमारा, ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू होगा, ओ पी क्यू। यू नो दैट जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, यानी कि गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 तो यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परफेक्ट इक्वालिटी।
जब गिनी कोफिशिएंट 0 होगा तो क्या होगा, परफेक्ट इक्वालिटी होगा, उसको हम लोग ज़ीरो डिस्पैरिटी भी बोल सकते हैं, है ना, ज़ीरो डिस्पैरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लॉरेंज कर्व जो लाइन ऑफ इक्वलिटी पर ही ओवरलैप कर रहा है, तो हमारा गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। इफ वन हैज ऑल इनकम, अगर एक के पास सारा इनकम है, 1% पॉपुलेशन के पास सारा इनकम है और बाकी 99 के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, जो लॉरेंज कर्व है कुछ इस पे ओवरलैप करेगा। ठीक है, लॉरेंज कर्व कहाँ जाएगा, अलग से हम बना दे रहे हैं। ये है Q P O, दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो जब एक के पास सारा इनकम है तो वो लॉरेंज कर्व जो होगा वो यहाँ पे होगा, लाइन OP और P से Q के ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग गिनी कोफिशिएंट, इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा था आपने A प्लस B। अब यहाँ पर A क्या है, जैसा कि इससे पहले हम आप लोग को समझाए थे, जो लॉरेंज कर्व और इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, B, और लॉरेंज कर्व से फिर यहाँ तक की दूरी को, सॉरी, इसका A होता है और इसको हमने नाम दिया था B। तो लॉरेंज कर्व कहाँ पर है, लॉरेंज कर्व तो इस पर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि ये पूरा हो गया, A का वैल्यू ये पूरा हो गया, OPQ। ये OPQ क्यों हुआ, क्योंकि लॉरेंज कर्व जब वन हैज ऑल इनकम, एक के पास पूरा इनकम होता है तो लॉरेंज कर्व इस पे ओवरलैप होता है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, तो ये पूरा के बदले हम A के बदले OPQ लिख सकते हैं। ठीक है, और A प्लस B, यानी कि यहाँ पे B तो कुछ है ही नहीं, B तो 0 है, तो यहाँ पे B तो 0 हो गया और OPQ प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, A का वैल्यू OPQ और B का वैल्यू 0, तो क्या हो गया, OPQ, ये दोनों कट गया, द आंसर विल बी 1। ठीक है, आंसर 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट इन इक्वालिटी। ठीक है, परफेक्ट इनइक्वालिटी और परफेक्ट डिस्पैरिटी। परफेक्ट इनइक्वालिटी और परफेक्ट डिस्पैरिटी इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गिनी कोफिशिएंट कैसे होता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गिनी इंडेक्स क्या होता है। गिनी इंडेक्स, ठीक है। मान लिया गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू जो है वो 0. मान लिया इंडिया का ही देख लीजिए, तो 0.35, ठीक है। तो जब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन द आंसर विल बी 35। तो ये जो होगा ये गिनी इंडेक्स होगा, GI, ठीक है। तो गिनी कोफिशिएंट को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो गिनी इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड the concept of Gini coefficient by watching my video. If you have some problem you can ask me. आप लोग ग्रुप में भी भेज सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, और नहीं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।